राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं कहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। डायरेक्टली खबरों को शुरू करेंगे। आप सभी से बस निवेदन ये रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, पहली खबर में हम लोग फ्रांस से निकलकर आने वाली खबर को लेकर डिस्कस कर लें। देखिए, सिपरी की रिपोर्ट को लेकर 2 दिन में मैंने आपको 2 वीडियोस बनाकर बताए। एक वीडियो में जहां पर हम लोगों ने ये जाना कि भारत ने अपनी न्यूक्लियर वॉरेट को बनाने की जो क्षमताएं हैं उनमें काफी वृद्धि और तेजी कर दी है। इसका प्रतिफल ये देखने के लिए मिला कि पिछले 1 साल में यानी वर्ष 2025 में हम लोगों ने पूरे 10 न्यूक्लियर वॉरेट तैयार किए। इस तरह से भारत का टोटल आंकड़ा 190 को टच कर देता है। ठीक है, और पाकिस्तान का देखने के लिए ये मिल रहा है कि वो जहां पर किसी जमाने में भारत से आगे हुआ करता था केवल नंबर्स में, वो नंबर अब उसके एज इट इज वहीं के वहीं है, 170 तक। उसने 2025 में एक भी न्यूक्लियर वॉरेट नहीं बनाया। एक खबर ये डिस्कस की थी जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी थी। तो दूसरी खबर में हम लोगों ने ये जाना था कि देखिए, सिपरी की ही रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा लगभग 12 न्यूक्लियर वॉरेट को डिप्लॉय कर दिया गया है। ये हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस की रेडीनेस को दर्शाने के लिए काफी बड़ा साइन है कि देखिए, भारत एनी टाइम किसी भी एनिमी के ऊपर जवाबी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। जवाबी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। हालांकि इन पॉलिसीज में आप आने वाले समय में हम लोग कुछ शिफ्ट देख सकते हैं, इस तरह के सिनेरियोज देखने के लिए मिले हैं। लेकिन एक चीज को नजरअंदाज किया गया, और वो नजरअंदाज किया गया फ्रांस को लेकर। जी हाँ, सिपरी की रिपोर्ट अगर भारत को लेकर चीजें पब्लिश करती है तो उसने फ्रांस को लेकर भी किया है। देखिए, रिपोर्ट में तो वैसी बहुत सारी चीजें लिखी गई है, लेकिन इस बात को मेंशन उन्होंने इसमें नहीं किया कि फ्रांस ने पिछले 1 सालों में कितने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए। लेकिन ये जरूर बताया कि इस साल यानी वर्ष 2026 में फ्रांस के पास टोटल न्यूक्लियर वेपन्स का जो नंबर था वो इन्होंने बताया है 370। वहीं पर अगर हम लोग 2025 की रिपोर्ट देखें तो 2025 में फ्रांस के पास टोटल न्यूक्लियर वॉरेट 290 यानी 290 हुआ करते थे। तो कहने का मतलब इसमें अचानक से 80 न्यूक्लियर वॉरेट की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। और ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, हमने केवल 10 बनाए। इसको लेकर हम लोगों ने ये कहा कि देखिए, पास्ट में चाइना ने भी इतनी ही स्पीड पकड़ी थी और हम लोग भी उसी राह पर जा रहे हैं। आने वाले समय में संभवतः हम लोग भी 1000 न्यूक्लियर वॉरेट चाइना की तरफ बना लें। और चाइना का देखिए, चाइना को लेकर वो कहा जाता है कि वर्ष 2030 तक वो 1000 न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लेंगे। और पिछले 1 सालों में उसने 20 न्यूक्लियर वॉरेट तैयार किए, भारत से 2 गुने। तो कितनी बड़ी बात थी ये, और इसको कितने महत्व के साथ हम लोगों ने वीडियो में कवर भी किया। लेकिन इसी बीच एक कमेंट निकल कर आता है फ्रांस को लेकर, जिसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। कमेंट करने वाले इन भाई साहब ने इसको लेकर प्रॉपर ध्यान दिया, और इसको लेकर जब इन्वेस्टिगेशन मैंने किया तो पता ये चलता है कि देखिए, फ्रांस के द्वारा एक ही साल में 80 न्यूक्लियर वॉरेट तैयार किए जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा जंप है। फ्रांस कहा जा सकता है कि एक ही साल में सुपर पावर बन गया। आप सोचिए कि 80 न्यूक्लियर वॉरेट कितने ज्यादा हो जाते हैं। अब इसका क्या कारण रहा होगा, फ्रांस ने इतने न्यूक्लियर वॉरेट भला क्यों बनाए? तो देखिए, सीधी सी बात है, फ्रांस को इस समय बड़ा खतरा महसूस हो रहा है रशिया की तरफ से। जी हाँ, आने वाले समय में रशिया यूक्रेन वॉर समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या इसके बाद सिनारियोस बदल जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रशिया का जो विजय रथ है ये अब यूक्रेन के बाद यूरोप में एंटर कर जाए? अगर यूरोप में एंटर कर जाएगा तो फ्रांस भी एक यूरोपियन देश है, क्या वो बच पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर बात की जाए रशिया की, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में सर्वाधिक न्यूक्लियर वेपन वाला देश है। ऐसी परिस्थिति में उससे निपटने के लिए आपको काफी ज्यादा तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास बनाए रखना काफी आवश्यक हो जाता है। वैसे भी रशिया भौगोलिक परिस्थिति में बहुत बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उससे यूरोप, जो कि संयुक्त रूप से काफी बड़ा हो जाता है, उसे खतरा है। तो अभी तक अगर बात की जाए यूरोप की, तो देखिए, यूरोप में 2 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं खुद के। एक तो फ्रांस के पास और दूसरा ब्रिटेन के पास। हालांकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग जरूर हो गया है, लेकिन वो है तो यूरोप का हिस्सा। लेकिन मैक्सिमम यूरोप के देश बिना न्यूक्लियर वेपन्स के ही अपनी सुरक्षा अमेरिका पर ढोले हुए थे, क्योंकि यूरोप के मैक्सिमम देश नेटो के भी मेंबर्स हैं। और ऐसी परिस्थिति में अमेरिका का न्यूक्लियर अम्ब्रेला इन्हें मिल जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि देखिए, अमेरिका के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके जरिए ही हमारी सुरक्षा आसानी से हो जाएगी, हमें अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। या यूं कहें कि अमेरिका ने पास्ट में बनाने दिए भी नहीं इनको, वरना मैक्सिमम देश ये आसानी से अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह की चीजें बदली है, डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद स्पेशली जिस तरह का रवैया नेटो देशों के खिलाफ देखने के लिए मिला है, यूरोपियन देशों के खिलाफ देखने के लिए मिला है, इससे ये लोग कॉन्शियस हो गए हैं। और अब इन्हें ध्यान आ रहा है कि देखिए, अमेरिका के ऊपर ज्यादा समय तक रिलाई नहीं किया जा सकता, हमें हमारी सुरक्षा के प्रतिबंध खुद करने होंगे। और ये आप बीबीसी का यहाँ पर आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, ये मार्च 2026 का है। इसमें फ्रांस के द्वारा बिल्कुल सीरियस और ऑफिशियली
इटली अपने यूरोपियन सहयोगियों को ये कहा था कि देखिए, हम अपना न्यूक्लियर डिटरेंस आपके लिए भी प्रोवाइड कराएंगे, एक तरह का न्यूक्लियर अम्ब्रेला आपको प्रोवाइड कराएंगे और इसके लिए हम अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स का और अधिक विस्तार करेंगे, यानी और ज्यादा न्यूक्लियर वॉरेट तैयार करेंगे जिससे पूरे यूरोप को इसकी सुरक्षा दी जा सके। वैसे ये ऑफेंसिव वेपन्स हैं, इनसे सुरक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन ये जवाबी हमले के लिए बनाए जाते हैं डिटरेंस के तौर पर, जिससे आपके एनिमी को ये लगे कि अगर हमने मारे तो जवाब में हमारे ऊपर भी यही हथियार मारे जाएंगे। तो इसकी वजह से आपकी सुरक्षा की गारंटी कहीं ना कहीं तय हो जाती है। इस वजह से इन्हें सुरक्षा के लिए या न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित तौर पर फ्रांस ने इसी वजह से इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हों। अब चूंकि फ्रांस की इतनी स्पीड रही, उसने इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स एक साल में बना डाले, तो इसको देखकर यूरोपियन देशों को भी उसके ऊपर विश्वास आएगा और उसके द्वारा जो दावे किए जाते हैं बाकी यूरोपियन देशों को सुरक्षा प्रोवाइड कराने की, ये और ज्यादा विश्वसनीय बनता है। आने वाले समय में हमें थोड़ा सा पावरशिप यूरोप के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। अमेरिका के बजाय फ्रांस इनके लिए सुरक्षा कवच का काम करते हुए दिखाई देगा। बाकी ये जिस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ये मानवता के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम यही चाहेंगे कि इतने न्यूक्लियर वेपन बन जरूर गए हैं, लेकिन इन्हें केवल डराने दिखाने तक ही सीमित रखा जाए, इनका उपयोग ना किया जाए। अब अगर अगली खबर की बात की जाए तो ये सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई है। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, आपने नोटिस किया होगा बचपन से लेकर आज तक आपको कभी ना कभी किसी ने तो ये कहा ही होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब सारे इस्लामिक देश मिलकर भारत के खिलाफ युद्ध करेंगे। अगर किसी ने ऐसा नहीं भी कहा होगा आपको डायरेक्टली, तो आपने कहीं पर पढ़ा या सुना जरूर होगा कि भविष्यवाणी के रूप में या विश्लेषण के रूप में इस तरह की बात किसी ने कही हो कि सारे इस्लामिक देश मिलकर एक दिन भारत के ऊपर अटैक करेंगे, भारत को एक दिन बड़ा युद्ध लड़ना है, एक पूरी इस्लामिक फौज आपके अगेंस्ट आकर खड़ी हो जाएगी आपके द्वार पर और फिर आपको उससे लड़ना होगा। या अगर आपने देखा सुना पढ़ा भी ना हो, तब भी आपको अंदर से महसूस तो कभी ना कभी हुआ ही होगा कि किसी ना किसी दिन इस्लामिक देशों की ये सारी फौज आपके दरवाजे तक आएगी और आपको इनके खिलाफ एक फाइनल युद्ध लड़ना पड़ेगा। मैं अपनी बताऊं तो तीनों तरह के अनुभव मेरे पास हैं। मुझे खुद को भी एहसास होता था, मैंने पढ़ा सुना देखा भी है और मुझसे कई लोगों ने कहा भी है, और ये बात बिल्कुल वास्तविकता है। जिस तरह से पाकिस्तान के चलते बाकी का इस्लामिक जगत भारत के साथ लंबे समय तक अपनी खराब नीयत का प्रदर्शन कर चुका है, उसको देखते हुए तो यही सारी चीजें लगती है। आज भारत की डिप्लोमेसी में काफी शिफ्ट आया है। कई सारे इस्लामिक देश आज हमारे दोस्त जरूर बन गए हैं, लेकिन मैक्सिमम देश अभी भी भारत के ऊपर विश्वास नहीं करते और भारत को बेवजह का एनिमी मानते हैं। ये सारी चीजें इजराइल के लिए भी देखने सुनने के लिए मिलती है। इवन इस तरह की इस्लामिक फौजें तो कई बार इजराइल के खिलाफ युद्ध तक लड़ चुकी है, पूरी की पूरी एक साथ ना सही, लेकिन कई सारे इस्लामिक देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल के साथ युद्ध किया। और जो इस्लामिक देश इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे थे, उन्होंने अपनी दुआओं के माध्यमों से, लानतों के माध्यम से और बाकी कई सारे माध्यमों से इस इस्लामिक फौज का समर्थन वगैरह किया। अब इसी सीरीज में एक नाम निकल कर आता है इस्लामिक नेटो। इस्लामिक नेटो क्या है? इसमें 3 प्रमुख देश हो सकते हैं, एक तो पाकिस्तान, दूसरा है सऊदी अरेबिया और तीसरा है टर्की। ये एक तरह की नेटो की तरह इस्लामिक फौज तैयार करने का मंसूबा रखते हैं। वो पूरा हो पाएगा ना हो पाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों को देखने के बाद ऐसा लगता जरूर है कि शायद ऐसा हो जाए भविष्य में। अब अगर इस्लामिक नेटो बनता है तो ये इजराइल के खिलाफ होगा निश्चित रूप से, साथ ही ये भारत के खिलाफ भी होगा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान इन्हें भारत के खिलाफ लाएगा ही लाएगा। चूंकि टर्की भी होगा तो ये ग्रीस के खिलाफ भी होगा। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को भी इसको लेकर काउंटर तैयारियां करने की आवश्यकता है। भारत अकेले भी वैसे इन तीनों ही देशों से निपट सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन अगर कुछ सहयोगी मिल जाते हैं तो आपको काफी आसानी होती है। यही चीजें इजराइल के साथ भी है। तो अब इसी को लेकर एनबीटी का ये आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर पढ़िए। इसमें इन लोगों ने बताया है कि इस्लामिक नेटो के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू का गठबंधन चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। क्या भारत इसमें इजराइल का साथ देगा? इसी संभावित इस्लामिक नेटो के खिलाफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने मंत्रिमंडल के सामने खड़े होकर कहा कि हम भी हेक्सागन अलायंस तैयार करेंगे। हेक्सागन बोले तो जिसमें 6 भुजाएं होती है। इसके कॉन्सेप्ट को लेकर पास्ट में मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें ये लोग भारत का साथ हर हाल में चाहेंगे। बताया जा रहा है कि उस ग्रुप में इजराइल चाहता है कि भारत, ग्रीस और स्वयं इजराइल हो। इस तरह से त्रिकोणीय संबंध एक दूसरे का सहयोग कई सारे क्षेत्रों में करे, जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो गया, क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर साझा रूप से काम करे, आतंकवाद के खिलाफ काम करे और जितना हो सके अपने संबंधों को और मधुर किया जाए ताकि खराब परिस्थिति के समय एक दूसरे का साथ इस माध्यम से दिया
किया जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ और देश भी हो सकते हैं, जैसे कि यूएई हो गया, साइप्रस है, इसके अलावा बहरीन है और कुछ छोटे मोटे अफ्रीकन देश। इन सभी को मिला जुलाकर एक ऐसा अलायंस बनाया जाए जो कि एशिया से लेकर भूमध्य सागर तक पूरे क्षेत्र को आपस में जोड़ दे, आपस में सहयोग करे। और अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो भविष्य में अगर कोई इस्लामिक नाटो नाम का संगठन तैयार होता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ एक मजबूत दीवार हम खड़ी कर सकते हैं इस माध्यम से। और वैसे भी एक मुद्दे पर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए कि ईरान का मामला जिस दिन शॉर्ट आउट हो गया उसके बाद अगला नंबर टर्की और पाकिस्तान जैसे देशों का आ सकता है। इसराइल अमेरिका मिलकर निश्चित तौर पर इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई वगैरह कर सकते हैं। इन सब चीजों की वजह से सऊदी अरेबिया भी काफी दहशत में है, तभी उसने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा है। तो इस तरह से जब ज्यादा दबाव इनके ऊपर बनेगा तो खराब परिस्थितियों के चलते इन्हें भी आपस में गठजोड़ करना पड़ेगा, और गठजोड़ जिस दिन इनका हो गया ये भारत इसराइल जैसे देशों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये यही चाहते हैं कि भारत भी इसका हिस्सा बने, यानी हेक्सागन अलायंस का, जिसके माध्यम से एक मजबूत गठबंधन बनाकर इस संभावित इस्लामिक नाटो के खिलाफ न केवल लड़ा जाए बल्कि क्षेत्र में शांति को भी स्थापित कराया जाए।